नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द 100 ऑफ इंडिया पर। दोस्तों, चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। गुप्ता अंकल, मैंने सुना है कि विकास रायगढ़ में एक 5 सितारा होटल बनाने जा रहा है। इसके बारे में विकास ने मुझसे कोई चर्चा नहीं की, जबकि हम दोनों का सभी काम पार्टनरशिप में होता है। शुभेंद्र वह होटल मैं बनवा रहा हूँ, विकास सिर्फ उसको अपनी देखरेख में बनवा रहा है और मुझे कोई काम पार्टनरशिप में करने की आदत नहीं है। शायद विकास ने तुम्हें यह बात बताई हो। शहर के जाने माने बिजनेस टाइकून मिस्टर ओम गुप्ता ने गंभीर लहजे में शुभेंद्र को बताया। सॉरी अंकल, मुझे यह बात पता नहीं थी। क्या मैं अभी विकास के साथ काम कर सकता हूँ? मुझे आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, शुभेंद्र ने मुस्कुराते हुए पूछा। जरूर बेटा, मैं तुम्हें काम करने की तनख्वाह भी दूंगा। यह तुम दोनों का जेब खर्च होगा, मिस्टर ओम ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे मंजूर है अंकल, मैं कल से काम शुरू कर सकता हूँ क्या? शुभेंद्र ने उत्साहित होकर पूछा। कल से क्यों, आज से ही। तुम आज ही रायगढ़ के लिए निकल जाओ। मैंने वहाँ जो हवेली होटल बनवाने के लिए खरीदी है, उसके एक हिस्से को मैं अपना रेजिडेंट बनाना चाहता हूँ। तुम बहुत अच्छे आर्किटेक्ट हो, मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी देखरेख में उस हिस्से को बनवाओ। लेकिन उस हवेली को वहाँ के लोग भूतिया हवेली कहते हैं। विकास और मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करते, इसलिए हमने उस हवेली को खरीदा है। अगर तुम्हें भूत प्रेत से डर लगता हो तो वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें कुछ उल्टा सीधा हो गया तो तुम्हारे मम्मी पापा हम ही को दोषी ठहराएंगे, ओम गुप्ता ने मुस्कुराते हुए कहा। ओम गुप्ता की बात सुनकर पहले डर से सफेद पड़ गया, लेकिन फिर खुशी से चमक उठा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अंकल, मैं भूत प्रेत में विश्वास करता हूँ, पर मैं भी ऐसी जगह काम करना चाहता हूँ जहाँ एक अलग ही चुनौती का सामना करना पड़े। इतना कहकर शुभेंद्र अपने घर चला गया, क्योंकि थोड़ी देर बाद ही उसे रायगढ़ के लिए निकलना था। लगभग 5 घंटे के सफर के बाद शुभेंद्र रायगढ़ की सीमा में प्रवेश कर रहा था। वहां का प्राकृतिक सौंदर्य देखने लायक था। शाम घिर आई थी, आसमान पर काले बादल छाए हुए थे, जैसे बारिश होने वाली हो। ठंडी हवा की झोंकें शरीर को छूकर मन को गुदगुदा रही थी। शुभेंद्र गुनगुनाते हुए कार चला रहा था। सड़क के दोनों किनारों पर देवदार और चिनार के वृक्ष लगे हुए थे। बीच बीच में जंगली फूलों की क्यारियां भी दिखाई दे रही थी। कुछ लोग और 1-2 गाड़ी ही आ जा रही थी। ऐसा प्राकृतिक अलौकिक सौंदर्य शुभेंद्र ने पहले कभी नहीं देखा था। यह भी कह सकते हैं कि कभी ऐसी खूबसूरत जगह जाने का उसे मौका ही नहीं मिला हो। वह अपने काम की व्यस्तता के कारण कभी किसी पहाड़ी इलाके में गया ही नहीं। शुभेंद्र गुनगुनाते हुए गाड़ी चला रहा था। तभी अचानक उसकी गाड़ी के सामने एक लड़की आ गई। शुभेंद्र ने तेजी से ब्रेक लगाया और तेज झटके से गाड़ी रुक गई, लेकिन शुभेंद्र का सर आगे स्टीयरिंग से टकरा गया। फिर गुस्से से कार से बाहर आया और उस लड़की के पास जाकर चिल्लाकर बोला, आपको आत्महत्या करने के लिए मेरी ही गाड़ी मिली है? शुभेंद्र की आवाज सुनकर उस लड़की ने सिर उठाकर शुभेंद्र की ओर देखा। उसे देखकर शुभेंद्र की चीख निकल गई। उस लड़की का चेहरा आग से जला हुआ था। उसकी लाल लाल आंखें बाहर निकली हुई थी। उसके बड़े बड़े दांत होंठ से बाहर निकले हुए थे। उसके खुले बाल हवा में लहरा रहे थे। उसका चेहरा इतना भयावह था कि शुभेंद्र की चीख निकल गई और उसका चेहरा डर के मारे पीला पड़ गया। शुभेंद्र अपने स्थान पर जड़ोत सा खड़ा रहा। आप मुझे देखकर चीख क्यों रहे हो शहरी बाबू? क्या आपको मेरे चेहरे में चुड़ैल का चेहरा दिखाई दिया है? एक तो आपने मुझे अपनी गाड़ी से टक्कर मार दी और ऊपर से खुद ही चिल्ला रहे हैं। एक मधुर आवाज सुनकर शुभेंद्र को होश आया। तब उसने देखा कि एक बहुत ही खूबसूरत लड़की उसके सामने कमर पर हाथ रखकर खड़ी हुई है। उसके चेहरे पर गुस्सा दिखाई दे रहा था। उस सुंदर लड़की को देखकर शुभेंद्र भौचक्का रह गया। उसने अपनी आंखों को मला, उस लड़की को देखा तो वह वही सुंदर लड़की उसके सामने खड़ी हुई थी। शुभेंद्र सोचने लगा, तो क्या जो मैंने पहले देखा वह मेरा भ्रम था या मैंने कोई सपना देखा था? मैंने जो देखा वह झूठ नहीं था। मैंने एक जली हुई चुड़ैल को देखा था। क्या सोच रहे हो शहरी बाबू? उस लड़की ने चिढ़कर पूछा। तुम कौन हो और जिसे मैंने देखा वह कौन थी? शुभेंद्र ने डरते हुए पूछा। शहरी बाबू, मुझे लगता है कि आपका दिमाग खराब हो गया है। मैं एक लड़की हूँ। यहाँ तो मुझे कोई और दिखाई नहीं दे रहा है। आपने यहाँ किसी और को भी देखा था क्या? पर आप तो मेरे सामने गाड़ी से नीचे आए हैं और टक्कर तो आपने मुझे मारी है।
क्या किसी और लड़की को भी टक्कर मार कर आए हो? आप शहर वालों को जब पहाड़ी इलाके में गाड़ी चलाना नहीं आता तो आप किसी ड्राइवर को साथ में क्यों नहीं लाए? उस लड़की ने गुस्से में घूरते हुए पूछा। जब तक शुभेंद्र संभल पाया, उसने अपने सर को झटकते हुए उस लड़की को गुस्से में देखते हुए कहा, मैडम गलती मेरी नहीं है, आप मेरी गाड़ी के सामने आई थी। मुझे लगता है कि आप आत्महत्या करना चाहती हैं, पर इसके लिए आपने मेरी गाड़ी को ही क्यों चुना? आप किसी पहाड़ से भी कूद सकती थी। ए शहरी बाबू, मैं शहर की मैडम नहीं, मेरा नाम तारा ठाकुर है, और मैं क्यों आत्महत्या करूं? गलती आपकी है, आपने जानबूझकर मुझे टक्कर मारी है। गिरने से मेरे पैर में मोच आ गई है। आप ही मुझे मेरे घर छोड़ने चलो, वरना। तारा ठाकुर ने बात अधूरी छोड़ दी। वह लाल लाल आंखों से शुभेंद्र को घूरने लगी। शुभेंद्र तारा को देखकर घबरा गया। उसने आगे कुछ नहीं कहा। शुभेंद्र उस लड़की से उलझना नहीं चाहता था, क्योंकि उसके दिल दिमाग में वही भयानक जली हुई चुड़ैल बसी हुई थी, और अब तारा की आंखें भी उसे डरा रही थी। उसने गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए कहा, बैठो, तुम्हें कहाँ जाना है? मुझे बताओ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तारा गाड़ी में बैठ गई और उसने गाड़ी का दरवाजा बंद किया। उसका गाड़ी का दरवाजा बंद करते देखकर शुभेंद्र समझ गया कि यह लड़की पहले भी गाड़ी में बैठी है। शुभेंद्र ने स्टीयरिंग संभाली और गाड़ी आगे बढ़ गई। गाड़ी चलाते हुए शुभेंद्र ने पूछा, आपको कहाँ जाना है? मुझे जहाँ जाना है वहाँ आप मुझे लेकर नहीं जा सकते, क्योंकि अगर आप वहाँ गए तो आप जिंदा नहीं बचोगे। मेरे भाई आपको मार डालेंगे। आप मुझे रास्ते में ही उतार दीजिएगा, मैं अपनी हवेली चली जाऊंगी। तारा ने सर्द आवाज में कहा। आपके भाई गुंडे हैं क्या? शुभेंद्र ने व्यंग्यात्मक मुस्कुराहट के साथ पूछा। नहीं, लेकिन जब उन्हें पता चलेगा कि आपके कारण मुझे चोट लगी है तो वह आपको नहीं बख्शेंगे। मेरे भाई मुझे बहुत प्यार करते हैं। जब उन्हें यह पता चलेगा कि आपने मुझे अपनी गाड़ी से टक्कर मारी है, इस कारण मेरे पाँव में मोच आई है, तो वह अपना क्रोध आप पर निकालेंगे और आप भी जवाब देंगे। फिर दोनों में बहसबाजी होगी, और अगर उन्हें यह पता चला कि आप किसी अमीर खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं और शहर से आए हैं घूमने के लिए, तो वह बिना मारे आपको छोड़ेंगे नहीं। तारा ने हाथ नचाकर अकड़ते हुए जवाब दिया। तुम्हारे भाइयों को शहर के अमीरों से इतनी नफरत क्यों है? रोशन ने व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा। शहर के अमीर लोग धोखेबाज होते हैं, तारा ने चिढ़कर कहा। क्या किसी अमीर आदमी ने आपको धोखा दिया है? शुभेंद्र ने बिना तारा की ओर देखे मुस्कुरा कर पूछा। तारा की ओर से कोई जवाब नहीं आया। तब शुभेंद्र ने अपनी बगल में बैठी तारा की ओर देखते हुए पूछा, आपने? उसके शब्द मुंह में ही रह गए, क्योंकि बगल की सीट पर कोई नहीं था। यह देखकर शुभेंद्र का चेहरा डर से पीला पड़ गया। तभी भयानक अट्टहास सुनाई दिया। उसने देखा कि वह जली हुई चुड़ैल उसके कार के आगे खड़ी भयानक अट्टहास कर रही थी। उसका भयानक चेहरा देखकर शुभेंद्र की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। तभी शुभेंद्र ने देखा कि वह चुड़ैल कार के दरवाजे की ओर बढ़ रही है और अपने बड़े बड़े नाखून से शीशों पर वार करना चाह रही है। यह देखकर शुभेंद्र ने बिना कुछ सोचे कार की स्पीड बढ़ा दी और बिना पीछे मुड़े आगे बढ़ गया। उसने अपनी दादी से सुना था कि अगर कभी कोई चुड़ैल या भूत मिल जाए तो भागते हुए पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। वह किसी तरह होटल पहुंचा, जहां विकास रुका हुआ था। शुभेंद्र ने होटल पार्किंग में कार खड़ी की और होटल के अंदर चला गया। वह अपने होशो हवास में नहीं था। शुभेंद्र सीधे विकास के कमरे में पहुंचा। कमरे में पहुंचकर वह सोफे पर बैठकर हांफने लगा, जैसे मीलों दौड़कर आया हो। शुभेंद्र को देखकर विकास ने आश्चर्य से पूछा, क्या हुआ शुभेंद्र, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? शुभेंद्र के मुंह से कोई आवाज नहीं निकली, क्योंकि शुभेंद्र की हालत देखकर विकास ने उसे पानी दिया और फिर बहुत प्यार से पूछा, अब बताओ क्या हुआ? विकास, मेरी कार में एक चुड़ैल बैठी थी, मैं उससे पीछा छुड़ाकर यहाँ आया हूँ, शुभेंद्र ने डरते हुए कहा। शुभेंद्र की बात सुनकर विकास ने जोरदार ठहाका लगाया। विकास को इस तरह हंसता देखकर शुभेंद्र ने कहा, मैं सच कह रहा हूँ विकास, रास्ते में मुझे एक चुड़ैल मिली थी। तू कैसी बातें कर रहा है? यहाँ पहाड़ी इलाकों में लोगों को सुंदर लड़कियां मिलती हैं और यहाँ चुड़ैल तेरी कार में बैठी थी? इतना कहकर विकास हंसने लगा। मुझे लगता है कि तू जासूसी किताबें पढ़कर पागल हो गया है। तू भूत प्रेतों में विश्वास रखता है, चुड़ैल को लिफ्ट देता है, या मैं नहीं जानता था, विकास ने शुभेंद्र को चिढ़ाते हुए कहा।
विकास, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैंने कोई सपना नहीं देखा था। मैं पूरे होश हवास में था। मेरा विश्वास करो, मेरी कार में चुड़ैल बैठी थी। शुभेंद्र ने कहा। उसका चेहरा अभी भी डर से सफेद पड़ा था। विकास आश्चर्य से शुभेंद्र की तरफ देख रहा था। शुभेंद्र ने पूरी घटना विकास को बताई। शुभेंद्र की बात सुनकर विकास भी सोच में पड़ गया, लेकिन उसे शुभेंद्र की बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, तुम्हें कोई भ्रम हुआ है, क्योंकि तुमने टीवी पर कोई डरावना सीरियल देखा होगा और वही सब तुमने जागती आंखों से देख लिया। अगर चुड़ैल तुम्हारी कार में बैठी होती तो क्या वह तुम्हें इतनी आसानी से बिना नुकसान पहुंचाए छोड़ देती? तुम भूत प्रेत में विश्वास करते हो, इसलिए ऐसा कह रहे हो। मैं ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करता। तुम्हें पता है, हो सकता है किसी पहाड़ी लड़की ने चुड़ैल का मुखौटा लगाकर तुम्हें डराया हो। मैंने सुना है कि पहाड़ी इलाकों की लड़कियां सीधी सादी और शरारती दोनों ही होती हैं। विकास ने हंसते हुए शुभेंद्र को समझाया। शुभेंद्र को भी लगा हो सकता है वह कोई डरावना सपना ही रहा हो या किसी लड़की ने मजाक किया हो। उसके बाद वह दोनों काम की बातें करने लगे और खाना खाने के बाद सो गए। सुबह नाश्ता करने के बाद शुभेंद्र और विकास ठाकुर हवेली पहुंचे। विकास की कार जब ठाकुर की हवेली पहुंची तो वहां काम करने वाले कुछ लोग दौड़कर विकास के पास आए और उनका अभिवादन किया। उसमें से एक बूढ़ा आदमी थोड़ी दूर चुपचाप खड़ा हुआ था। विकास और शुभेंद्र को घूरते हुए देख रहा था। उसकी शक्ल भी कुछ अजीब सी थी। शुभेंद्र की नजर उस व्यक्ति पर पड़ी। शुभेंद्र को कुछ अजीब सा लगा। वह उस आदमी के पास जाकर खड़ा हो गया। बाबा, आप यहाँ क्यों खड़े हुए हैं? मेरी मर्जी, मैं आप लोगों के साथ काम नहीं करूंगा और मेरी मानिए तो आप लोग भी यहाँ से चले जाइए, वरना आप लोग को भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ सकता है। यह ठाकुरों की हवेली है, उन्हीं की रहेगी। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, यहाँ से चले जाओ। जब तक हम बदला ले नहीं लेंगे यह हवेली हमारी ही रहेगी। उस आदमी ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा। शुभेंद्र ने देखा उसकी आंखें लाल हो रही थीं। चेहरा इतना विकृत हो गया था। उस आदमी को देखकर शुभेंद्र घबरा गया। वह कुछ और कहता, तभी विकास की आवाज सुनाई दी। शुभेंद्र, तू अकेला यहाँ खड़ा किससे बातें कर रहा है? शुभेंद्र ने चौंक कर पीछे देखा और कहा, मैं यहाँ इन बाबा से बात कर रहा हूँ। वहां तो कोई नहीं है? विकास ने शुभेंद्र को आश्चर्य से देखते हुए पूछा। शुभेंद्र ने पलट के देखा तो वाकई वहां कोई नहीं था। शुभेंद्र के चेहरे पर दहशत दिखाई देने लगी, क्योंकि उसने अभी एक बूढ़े व्यक्ति से बात की थी जो उसे वहां से जाने की धमकी दे रहा था। विकास, मुझे लगता है कि इस हवेली में भूत प्रेत का वास है। इसे तोड़ने से पहले किसी तांत्रिक से कुछ उपाय करवा लो, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि हम किसी मुसीबत में पड़ जाएं। शुभेंद्र ने डरी हुई आवाज में कहा। शुभेंद्र, तुम पढ़े लिखे होकर जाहिलों जैसी बातें क्यों कर रहे हो? आज के युग में भूत प्रेत को कोई नहीं मानता, या हम सबके मन का भ्रम है। अब चलो, हवेली का मुआयना करना है, जिससे हमें पता चल सके कि किस हिस्सों को तोड़ना है और किसे उसी तरह रखना है। विकास ने शुभेंद्र को घूरते हुए कहा। शुभेंद्र का मन अंदर हवेली में जाने का नहीं था। वह यहाँ आकर पछता रहा था, पर अब उसे विकास के साथ जाना ही पड़ा। वह मन ही मन हनुमान चालीसा का पाठ करता जा रहा था। शुभेंद्र को एहसास हो रहा था कि कोई उसके साथ साथ चल रहा है, लेकिन दिखाई कोई नहीं दे रहा था। उन दोनों के अंदर हवेली के विशाल हॉल में प्रवेश करते ही हवेली का मुख्य द्वार जोरदार आवाज के साथ अपने आप बंद हो गया। यह देखकर विकास और शुभेंद्र दोनों चौंक गए। शुभेंद्र का शरीर डर से कांपने लगा। उसके माथे पर पसीना आ गया, लेकिन विकास अभी भी सामान्य था। जहां विकास और शुभेंद्र खड़े थे वह हवेली का मुख्य कक्ष था। छतों पर बड़े बड़े फानूस लटक रहे थे। दीवारों पर बेशकीमती तस्वीरें टंगी हुई थी। जानवरों के सिर भी दीवारों पर लटके हुए थे। विकास और शुभेंद्र के अलावा वहां कोई और नहीं था। तभी विकास ने देखा कि दीवार की तलवार अपने आप हवा में उड़ रही है। छत पर लगे फानूस तेजी से घूमने लगे और वहां औरत आदमियों की दर्दनाक चीखें सुनाई देने लगी। वह चीखें इतनी भयानक थी कि विकास और शुभेंद्र की रोंगटे खड़े हो गए। तभी 7 जले हुए भयानक चेहरे हवा में उड़ने लगे और चीख रहे थे और जोरदार अट्टहास भी कर रहे थे। तभी उन भयानक चेहरों में से एक ने कहा, यह दोनों शहरी रईस हैं, हमारी हवेली खरीदने आए हैं। इन्हें मारकर हम अपने दिल की प्रतिशोध की आग को ठंडा करेंगे। इन्हें मारकर क्या होगा? यह असली अपराधी तो है नहीं। एक औरत की आवाज सुनाई दी। तो क्या हुआ? यह भी तो शहरी हैं। एक दूसरी औरत की अट्टहास करती हुई आवाज सुनाई दी। फिर उसने विकास और शुभेंद्र को हवा में उछाल दिया। वह दोनों उड़ते हुए छत पर चिपक गए।
तभी उन्हें लगा कि किसी ने उनका गला पकड़ लिया है। गले पर दबाव इतना ज्यादा था कि दोनों की जबान बाहर आने लगी। विकास और शुभेंद्र को लगा कि अब उनके प्राण जाने ही वाले हैं। उनके मुंह से आवाजें नहीं निकल रही थी। उनको लगा कि अब उनके प्राण निकलने वाले हैं। लेकिन तभी उनके गले पर से दबाव हटने लगा और वह दोनों सीधे फर्श पर आ गिरे। उनके मुंह से चीखें निकल गईं। इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी उनके हाथ पैर सलामत थे। वह दोनों कुछ सोच पाते इससे पहले वह सातों चेहरे आकर खड़े हो गए और भयानक अट्टहास करने लगे। उन सातों का चेहरा इतना डरावना था कि दोनों की रूह कांप गई। मैंने तुमसे कहा था यह हवेली भूतों का डेरा है। मुझे रास्ते में एक चुड़ैल मिली थी, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब हमें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। वह चुड़ैल मैं थी कि अब तुम दोनों इस हवेली से बाहर नहीं जा सकते। हम तुम्हें भी जिंदा जलाकर मार देंगे, जैसे हम लोगों ने खुद को जिंदा जलाया था। इतना कहकर उस चुड़ैल ने अट्टहास किया और फिर फूट फूट कर रोने लगी। उसके काले लंबे बाल चेहरे पर फैल गए। उसका चेहरा और भी भयानक लगने लगा। तुम लोगों ने खुद को जलाया था और हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम लोग हमें जलाना चाहते हो? विकास ने डरते हुए पूछा। वह दोनों वहां से भागने की फिराक में थे, पर वह एक कदम भी नहीं आगे बढ़ा सके, जैसे उनके पैरों में किसी ने पत्थर बांध दिए हों। यह देखकर दोनों के चेहरे पर दहशत फैल गई। तुम जैसे शहरी लोगों के कारण हमें अपनी इज्जत बचाने के लिए खुद को इसी हवेली में जिंदा जला लिया था। यह राज हम सातों के अलावा कोई दूसरा नहीं जानता। सबको यही लगता है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी। हमारा पूरा परिवार जलकर खाक हो गया। उसमें से एक व्यक्ति ने गंभीर लहजे में बताया। यह घटना कब की है? शुभेंद्र ने डरते हुए पूछा। आज से 40 साल पहले की, एक लड़की की आवाज आई। तब तो हम दोनों पैदा भी नहीं हुए थे, तो हम गुनहगार कैसे हुए? विकास ने थोड़ी हिम्मत करके पूछा। तभी एक जोरदार थप्पड़ विकास के गाल पर आकर पड़ा और उस आदमी ने गुर्राहट के साथ कहा, खामोश लड़के, तुम शहरी लोग यहाँ आते हो और हमारी भोली भाली लड़कियों को अपने प्रेम के जाल में फंसाकर फिर धोखा देकर भाग जाते हो। थप्पड़ लगने से विकास के मुंह से खून निकलने लगा। फिर भी विकास ने हिम्मत करके कहा, हमने यह हवेली ठाकुर जगमोहन से खरीदी है और हम यहाँ होटल बनाना चाहते हैं। हम यहाँ घूमने और किसी लड़की को प्यार में धोखा देने नहीं आए हैं। यह हमारी हवेली है। जगमोहन का इस पर कोई अधिकार नहीं है। हम जब तक उस प्रदीप से बदला नहीं ले लेते यह हवेली छोड़कर नहीं जाएंगे। उनमें से उनके मुखिया ने कठोर शब्दों में कहा और जोरदार अट्टहास किया। उसके अट्टहास करने से छत के फानूस तेजी से घूमने लगे। तलवारें एक दूसरे से टकराने लगी। दीवारों पर लगे जानवर जिंदा होकर गुर्राहट के साथ भयानक आवाज निकालने लगे। उन सातों के भयानक अट्टहास और उनके चेहरे से निकलता खून उनको और भी डरावना बना रहा था। विकास और शुभेंद्र का चेहरा डर से सफेद पड़ रहा था। वह दोनों विवश थे। अब कोई चमत्कार ही उन्हें बचा सकता था। तभी उनमें से एक ने कहा, अब तुम दोनों यहां से जिंदा नहीं जा सकते। हम तुम्हें मारकर अपना बदला पूरा करेंगे। तभी कुछ सोचते हुए शुभेंद्र ने पूछा, प्रदीप ने क्या किया था जिसकी सजा 40 साल बाद हम दो निर्दोषों को मिल रही है? प्रदीप कानपुर का रहने वाला था। वह यहाँ पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों के जीवन पर रिसर्च करने आया था। वह मेरे बेटे राघव का दोस्त था, इसलिए हमारी हवेली में ही ठहरा हुआ था और मेरी भोली भाली बेटी तारा को उसने अपने प्रेम के जाल में फंसा लिया और प्रेम का झांसा देकर वह तारा के शरीर के साथ खेलता रहा। जब प्रदीप को पता चला कि तारा मां बनने वाली है तो वह यह कहकर चला गया कि वह जल्दी ही अपने माता पिता के साथ बारात लेकर आएगा। और देखते ही देखते 6 महीने बीत गए, पर प्रदीप नहीं आया। तब अपने खानदान की इज्जत बचाने के लिए इसी हवेली में हमने अपनी अग्नि की समाधि बना ली। 40 वर्षों से हमारी आत्मा इसी हवेली में प्रदीप का इंतजार कर रही है। हमें विश्वास था कि वह एक ना एक दिन यहाँ जरूर आएगा, पर वह आज तक नहीं आया। हमने सुना है कि तुम भी कानपुर के हो। अब हम तुम्हारे शरीर में प्रवेश करके तुम्हारे साथ कानपुर चलेंगे और वहां प्रदीप को ढूंढकर उससे अपनी बहन का बदला लेंगे। यह बात प्रदीप के दोस्त राघव ने बताया। राघव की बात सुनकर शुभेंद्र की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। फिर उसके चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कुराहट फैल गई और उसने दर्द भरी आवाज में कहा, राघव जी, प्रदीप जी यहाँ कभी नहीं आएंगे, क्योंकि वह आज से 40 साल पहले ही दुनिया को छोड़कर चले गए हैं। तुम कहना क्या चाहते हो? तुम प्रदीप को कैसे जानते हो? उन भूतों के मुखिया ने कठोर शब्दों में पूछा। आपकी कहानी सुनकर मुझे अपनी दादी की सुनाई हुई कहानी याद आ गई। दादी ने मुझे बताया था
कि मेरे प्रदीप अंकल किसी पहाड़ी इलाके में रिसर्च करने गए थे और वहां उनको किसी लड़की से प्रेम हो गया था। वह उनके बच्चे की मां बनने वाली थी। अंकल ने घर जाकर दादाजी से शादी की इजाजत मांगी थी, पर दादाजी ने अंकल की शादी अपने दोस्त की लड़की से बचपन में ही पक्की कर दी थी। दादाजी ने प्रदीप अंकल से कहा कि वह अगर उस लड़की से शादी करेंगे तो उन्हें हमेशा के लिए यह घर छोड़ना पड़ेगा। प्रदीप अंकल ने कहा कि वह घर छोड़कर जा रहे हैं। जब यह बात दादाजी के दोस्त को पता चली तो उन्होंने कहा प्रदीप उनकी बेटी से शादी करनी पड़ेगी, नहीं तो वह उन्हें गोली मार देंगे। अंकल ने कहा कि वह जिससे प्यार करते हैं उसी से शादी करेंगे। यह सुनकर दादाजी के दोस्त ने गुस्से में प्रदीप अंकल पर गोली चला दी और वहीं पर प्रदीप अंकल की मौत हो गई। इसलिए अंकल कभी यहाँ लौटकर आए ही नहीं, क्योंकि उन्होंने तो पहले ही अपने प्रेम के खातिर अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। दादाजी भी कुछ दिनों बाद परलोक सिधार गए। उसके बाद वर्षों से हमारा परिवार दुख से उबर नहीं पाया, पर कहते हैं समय सब घाव भर देता है, तो हमारा परिवार भी जीने लगा। पर आज भी मेरे पिता अपने सगे भाई की याद में आंसू बहाते हैं। अगर आपको मेरी जान लेकर संतोष मिल जाए तो आप मेरी जान ले लीजिए, पर मेरे दोस्त विकास को यहाँ से जाने दीजिए। शुभेंद्र ने दर्द भरी आवाज में हाथ जोड़कर कहा। तारा ठाकुर फूट फूट कर रोने लगी और रोते हुए उसने अपने पिता से कहा, पिताजी मैं आपसे कहती थी कि मेरा प्रदीप मुझे धोखा नहीं दे सकता है, पर आपने मेरी बात नहीं मानी। आप मेरे बच्चे के हत्यारे हैं और मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। इतना कहकर उसने अपने पिता पर छलांग लगा दी और बड़े बड़े नाखूनों से उनके चेहरे का मांस नोचने लगी। वह व्यक्ति दर्द से चिल्ला उठा। फिर कुछ सोचकर तारा ने उसे छोड़ दिया और वह शुभेंद्र के सामने आकर खड़ी हो गई और कठोर शब्दों में बोली, आप लोग इन दोनों बच्चों को जाने दो, इनकी कोई गलती नहीं है। अगर आप लोगों ने इन्हें कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं यहाँ तांडव मचा दूंगी। नहीं मेरी बच्ची, हम इन बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। आज हम सभी प्रतिशोध की आग से बाहर निकल आए हैं। अब शुभेंद्र ही हमारी आत्मा को यहाँ से मुक्त करेगा, क्योंकि यह प्रदीप का भतीजा है। इस नाते यह तुम्हारा बेटा हुआ और हमारा नाती हुआ। यह जब हमारा तर्पण करेगा तो हमें इस प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाएगी। तारा ने पिताजी से गंभीर लहजे में कहा। शुभेंद्र ने कहा कि आप लोग हमें यहाँ से जाने दीजिए, हम पंडित को साथ लेकर आएंगे और हम आप लोगों की आत्मा की मुक्ति के लिए हवन करेंगे। उन सातों आत्माओं ने रोशन और विकास को मुक्त कर दिया। दूसरे दिन शुभेंद्र पंडित जी के साथ हवेली में आया और पंडित जी हवन करवाने लगे। हवन की आहुतियां जैसी ही अग्नि में पड़ रही थीं, वह सातों आत्माएं तड़प उठी और वहां चारों तरफ तांडव होने लगा। उनका भयानक अट्टहास और दर्दनाक चीखें सुनाई दे रही थीं। यह सिलसिला लगभग 2 घंटे चलता रहा। पंडित जी ने बताया, यह लोग हवेली छोड़कर जाना नहीं चाहते, पर अगर यहाँ रहे तो लोगों को परेशान करेंगे। यह बात इन आत्माओं को पता है, इसलिए ना चाहते हुए भी ये हमारा साथ दे रहे हैं। आखिर में पंडित जी के मंत्रों से उन सातों की शक्ति क्षीण होने लगी और फिर एक जोरदार अट्टहास करते हुए वह सभी प्रेत आत्माएं आकाश में विलीन हो गईं। उनके वहां से जाते ही हवन कुंड में एक जोरदार धमाका हुआ और लोहे का हवन कुंड चूर्ण बनकर बिखर गया। आज ठाकुर की हवेली प्रेत आत्माओं से मुक्त हो गई है और उस हवेली के रात से भी पर्दा उठ गया है। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।